गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा, ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ एकदम ओके है। तो जय हरियाणा, जय हरियाणवी नारे के साथ मां सरस्वती के आशीर्वाद से मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये दाकड़ क्लास, जहां पर मैं आप लोगों को हरियाणा के दक्षिण अपवा तंत्र की बची हुई नदियां और उनके ऊपर बने हुए जो बांध है वो पढ़ाने वाला हूं। एक बार सारे के सारे बच्चे जितने भी जुड़ते जा रहे हैं, एक बार राम राम, नमस्कार, जय हिंद कर लीजिएगा। हर्ष, महिला, सीमा, सुमित कुमार, मोनिका, हर्षिल, अजय, पूजा यादव, विकास, कुलदीप, नवीन कुमार, दीपक, प्रीतम, कोमल, पारुल, प्रीति, बहुत बढ़िया भाई। जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी को राम राम, नमस्कार। संगीता, पंकज, ऋचा, तन्नू, नीलम, योगिता सिंह, विक्की, सीमा, बबीता। और मेरे बच्चों आपको बता देता हूं कि 2 दिन जो है वो भावना मैम की साइंस की क्लास नहीं होगी, ठीक है? तो कोई इमरजेंसी के चलते 2 दिन आपकी क्लास नहीं होगी। उसके बाद मेरे बच्चों भावना मैम की जो क्लास है वो रेगुलर आप लोगों को मिलती रहेगी। बड़े शानदार टीचर हैं भावना मैम, और बहुत ज़बरदस्त साइंस जो है वो सिखाती हैं, पढ़ाती हैं, ठीक है? और मेरे को तो भावना मैम के साथ ऑफलाइन पढ़ाने का भी मेरे बच्चों अनुभव है ना? तो मैंने और मैडम ने बिल्कुल साथ ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाया है। चलेगा, स्टार्ट करते हैं फिर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम दक्षिण अपवा तंत्र में 2 नदियां पढ़ चुके थे, है ना बच्चों? एक साहिबी नदी मैंने आपको बताया था और एक इंदौरी नदी पढ़ाया था। साहिबी नदी का कई बार एक और नाम पूछ लिया जाता है कि भाई साहिबी नदी को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। तो साहिबी नदी का एक नाम तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों? साबी नदी भी इसको बोला था, ठीक है? एक नाम और इसको बोलते हैं जगदाद्री। एक क्वेश्चन और यहां से हमारा बन जाएगा। कोई आपसे पूछ ले कि साहिबी नदी को और किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसे जगदाद्री नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है बच्चों? इसको साबी नदी भी बोलते हैं, नजफगढ़ ड्रेन भी बोलते हैं, नाला नंबर 8 भी बोलते हैं, और एक नाम और याद रखेंगे, इसे जगदाद्री नदी भी कहा जाता है। इंदौरी नदी के बाद अगली जो हमारी नदी होगी वो हमारी नदी होगी बच्चों कृष्णावती। कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी में सिर्फ 2-3 बातें याद रखनी है। एक तो इसका दूसरा नाम याद रखना है, और कृष्णावती का दूसरा नाम है बच्चों कसोती नदी, ठीक है? हम बात करें इसका उद्गम कहां से होता है, तो इस नदी के उद्गम को लेकर 2 बातें हैं। एक तो ये बताया जाता है कि ये नदी जो निकल के आती है वो राजस्थान के नीम का थाना क्षेत्र से निकल के आती है। राजस्थान के नीम का थाना क्षेत्र से। या मेरे बच्चों बोला जाता है राजस्थान की ही एक झील है राजसमंद, और राजसमंद झील के पास जो पहाड़ियां हैं उनको बोलते हैं राजसमंद पहाड़ियां। राजस्थान का ये जिला है राजसमंद, और राजसमंद के अंदर आपने झील भी पड़ी होगी। जो राजस्थान की मीठे पानी की झील है वो राजसमंद झील ही है। राजस्थान पहाड़ियों के बीचों बीच ये झील है, और उन्हीं पहाड़ियों से वर्षा के समय एक जलधारा जो हरियाणा की तरफ बह के आया करती थी, उसी को हम कृष्णावती या कसौती नदी के नाम से जानते हैं। तो इसका उद्गम एक तो याद रखना है, ऑप्शन में यदि नीम का थाना क्षेत्र दे रखा है तो नीम का थाना बोलेंगे, राजसमंद पहाड़ियां दे रखा है तो राजसमंद पहाड़ियां बोलेंगे, ठीक है?
तो इन पहाड़ियों से इसका क्या होता है बच्चों, उद्गम होता है। इन पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो ये हरियाणा के महेंद्रगढ़, गुड़गांव, कुछ गांव है बच्चों, सुरेटी, छूछकवास, झज्जर आदि जिलों में सिंचाई करने का काम किया करती थी। आदि क्षेत्रों में ये क्या करती थी बच्चों, सिंचाई किया करती थी। आदि क्षेत्रों में सिंचाई किया करती थी। सिंचाई करने का काम किया करती थी, ठीक है। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि नीमराणा, सुरेटी, छुच्छकवास, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, झज्जर जिलों के अंदर सिंचाई करने का काम प्राचीन समय में कौन सी नदी किया करती थी, तो आप बोलेंगे कृष्णावती नदी किया करती थी। और ये कृष्णावती नदी जो है वो किसकी सहायक होगी बच्चों, वो साहिबी नदी की सहायक होगी। तो यह जो नदी है बच्चों वो कौन सी नदी की सहायक नदी कहलाएगी, साहिबी नदी की सहायक कहलाएगी। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लास्ट जो नदी है बच्चों उसका नाम है दोहन नदी। इसको बोलेंगे दोहन या दूहन। दोहन या दूहन नदी, ठीक है। दोहन या दूहन नाम की नदी जो है बच्चों, यदि आपसे पूछे कि इसका उद्गम कहाँ से होता था, तो ये छोटी सी नदियां हैं, कोई ज्यादा लंबी नदी नहीं है कि इसको मैं बोर्ड के ऊपर बहा के आपको दिखाऊं। और आज के समय ये बहती भी नहीं है, ये बरसाती नाले हैं बच्चों। बारिश वहां कुछ हो जाती है तो पानी इसमें दिखाई दे जाता है, वरना बच्चों यहाँ पर कोई पानी दिखाई नहीं देगा। और आसपास के किसानों ने इन नदियों की जमीन के ऊपर कब्जा करके इन नदियों की चौड़ाई को ही कम कर दिया है। तो इसका जो उद्गम है ना वो भी राजस्थान के नीम का थाना क्षेत्र से होगा। नीम का थाना क्षेत्र, नीम का थाना क्षेत्र राजस्थान से बच्चों ये निकलती है दोहन या दूहन नाम की नदी। बताया जाता है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में 50 किलोमीटर बहते हुए ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है बच्चों। और ये आपसे पिछले पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा में 50 किलोमीटर बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है, यानी मौसमी नदी कौन सी है, वो नदी आपकी होगी दोहन नदी। तो महेंद्रगढ़ जिले में 50 किलोमीटर बहने के बाद बच्चों ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। विलुप्त हो जाती है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, और पूछा गया है कि भाई 50 किलोमीटर बहने वाली हरियाणा के अंदर मौसमी नदी या गैर बारहमासी नदी कौन सी होगी, आप बोलेंगे दोहन नदी होगी। अच्छा, ब्लर हो रहा है। अच्छा, फोकस पे कोई ना कोई, एक सेकंड रुकिएगा भाई।
एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। अभी भी ब्लर हो रहा है बच्चों? अब तो नहीं हो रहा है ना शायद? हाँ, फिर होने लग गया है। धुंधला धुंधला दिखा है गुरुजी। अच्छा, धुंधला धुंधला दिखा है। चलेगा। अभी तो मेरे बच्चों थोड़ा सा तुम काम चलाओ, ठीक है? क्योंकि क्लास के बाद फिर कैमरा की जो सेटिंग है वो चेक करवाता हूँ कि धुंधला धुंधला क्यों दिखता है, ब्लर क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से फोकस का मामला है ना? गुरुजी कैमरा खराब हो गया। कैमरा कुमरा तो खराब नहीं हुआ भाई, ठीक है? कोई ना कोई सेटिंग जो है ना, वो हो सकता है चली गई हो। चलेगा, एक बार आज आज काम चलाओ तुम। आवाज तो तुम्हें सुनाई दे ही रही है। आवाज तो तुम्हें मेरे बच्चों सुनाई दे ही रही है ना? हाँ, थोड़ा आज आज काम चलाओ, बाकी कल मैं आपको इसकी रिवीजन करवा दूंगा यदि थोड़ा बहुत धुंधला दिखाई देता है तो। हम बात करेंगे बच्चों कि ये जो 50 किलोमीटर बहने वाली नदी है, ये भी पहले अपना पानी किस में गिराया करती थी? पहले 50 किलोमीटर थोड़ी बहती थी। पहले ये अपना पानी साहिबी नदी के अंदर गिराने का काम किया करती थी। महेंद्रगढ़ जिले में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है दोहन या दूहन। लेकिन मैं बात करूं प्राचीन ग्रंथों और पुराणों की, तो आपको ध्यान रखना है प्राचीन ग्रंथों के आधार पर दोहन नदी जो है बच्चों, इस नदी का जो उद्गम बताया गया है वो कहां से बताया गया है? ग्रंथ और पुराण जो बताते हैं ना इस नदी का उद्गम, वो क्या बताते हैं? भृगु नाम का एक ऋषि हुआ है, और भृगु नाम के ऋषि की पत्नी का नाम था बच्चों पोलिमा। भृगु ऋषि की पत्नी थी पोलिमा, और पोलिमा के आंखों से एक बार आंसू निकले थे। तो पोलिमा की आंखों से निकलने वाले आंसुओं से एक नदी निकल आई थी बच्चों, और उस नदी को दोहन नदी कहा जाता है। तो आपसे पूछ ले कि बताइएगा प्राचीन ग्रंथों के आधार पर इस नदी का उद्गम किस ऋषि की पत्नी की आंखों से निकलने वाले आंसुओं से बताया गया है? तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे भृगु ऋषि की पत्नी पोलिमा के नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं से बच्चों। आंसुओं से बताया गया है। तो तुम खुद आइडिया लगा लो कि महिला जब रोना शुरू कर दे तो बच्चों नदी भी निकल सकती है आंसुओं की। और ग्रंथ और पुराण भी बताते हैं कि भृगु ऋषि की पत्नी पोलिमा एक बार इतनी रोई थी कि उनकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं से बच्चों एक नदी निकल आई थी, और उसी नदी को हम क्या बोलते हैं? दोहन नदी बोलते हैं। ठीक है? हाँ, तो तुम देख लो बच्चों।
इसलिए बोला जाता है कि तुम लड़कियों को कुछ मत बोला करो, क्योंकि जब ये रोना स्टार्ट करेंगी तो नदी नहीं तो एक नाले इतना तो आज भी ये रो देती हैं कि एक नाला निकल आए, क्योंकि रोने के बाद मेरे बच्चों इनको चुप कोई नहीं करवा सकता। प्राचीन ग्रंथों के आधार पर दोहन नदी का उद्गम जरूर याद रखना है। भृगु ऋषि हैं कौन, इनकी पहचान करवा दूं तो च्यवन नाम का ऋषि आप लोगों ने सुना होगा ना। च्यवन नाम का जो ऋषि है जो तपस्या किया करता था डोसी की पहाड़ी नारनौल के अंदर, जिसने च्यवनप्राश का आविष्कार किया था। मेरे बच्चों, च्यवन ऋषि के ये माता पिता हैं। च्यवन ऋषि के पिता का नाम है भृगु ऋषि और माता का नाम क्या है, पोलिमा। क्या है बच्चों, पोलिमा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। एक बोल रहा च्यवन ऋषि की पत्नी थी, ओ भाई च्यवन ऋषि की पत्नी नहीं थी दोस्त। ठीक है, रहम कर कुछ थोड़ा बहुत। ये च्यवन ऋषि के माता पिता थे, माता पिता। क्या थे ये, माता पिता थे। तो बच्चों ये सारा का सारा अपना अपवा तंत्र हुआ कंप्लीट। हरियाणा का उत्तरी अपवा तंत्र और दक्षिण अपवा तंत्र दोनों हमारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इन नदियों के ऊपर बनाए गए जो डैम होंगे, बांध होंगे। तो हेडिंग डालिएगा, नदियों पर बनाए गए बांध। नदियों के ऊपर बनाए गए बच्चों बांध हम पढ़ेंगे। सबसे पहला बांध हम पढ़ रहे हैं अनंगपुर बांध। हरियाणा में सबसे पुराना बांध बच्चों जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, अनंगपुर बांध माना जाता है। और अनंगपुर बांध कहाँ है, ये है अनंगपुर के अंदर। अनंगपुर गांव, और अनंगपुर गांव कहाँ है बच्चों, फरीदाबाद में। ठीक है, ये अनंगपुर जो गांव है फरीदाबाद का, ये तोमर शासकों की पहली राजधानी रहा है बच्चों। ये जो गांव है याद रखेंगे, ये तोमर शासकों की पहली राजधानी रहा है। ठीक है, अनंगपुर बांध के बारे में याद रखना है, ये हरियाणा का सबसे प्राचीन बांध है। हरियाणा का सबसे पुराना बांध है बच्चों। जिसका निर्माण 8वीं सदी के अंदर तोमर शासक अनंगपाल प्रथम बच्चों द्वारा करवाया गया था। करवाया गया था। ठीक है, बांध का मतलब क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में डैम बोलते हैं। बांध का मतलब होता है बांधना, और बांधेंगे किसको, पानी को। पानी को स्टोर करके जिस स्थान पे रखा जाता है वो स्टोर किया गया पानी का क्षेत्र ही आपका क्या कहलाएगा, डैम कहलाएगा, बांध कहलाएगा। यदि उस क्षेत्र में बच्चों बहुत सारे गेट हैं तो उसे हम बैराज बोल देंगे। बांध और बैराज में इतना सा अंतर होता है कि बैराज के गेट ज्यादा होते हैं, बैराज टूटते नहीं है। बांध के गेट ज्यादा नहीं होते, वहां पानी का आदान प्रदान नहीं होता है। बैराज में आदान प्रदान होता है, बैराज के गेट ज्यादा होते हैं। जब बैराज में पानी ज्यादा होगा तो हम बैराज को टूटने नहीं देंगे, गेट उठा के वापिस मेरे बच्चों वो पानी नदियों के अंदर छोड़ देंगे। तो बांध और बैराज दोनों एक जैसे होते हैं, बस अंतर इतना है कि बांध के गेट नहीं ज्यादा होते, बैराज के गेट ज्यादा होते हैं। बैराज से नदी के अंदर पानी का आदान प्रदान चलता है
और बांध के अंदर मेरे बच्चों आदान प्रदान नहीं चलता है। ठीक है, बांध बनाए क्यों जाते हैं? आदमी अपनी जरूरत के हिसाब से बांध का निर्माण करता है। बांध बनाए जाने के पीछे बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं एक व्यक्ति के। यदि उन उद्देश्यों का मैं जिक्र करूं तो बिजली पैदा करने के लिए बांध बनाए जाते हैं बच्चों, पीने का पानी उपलब्ध करवाए जाने के लिए बांध बनाए जाते हैं, खेतों को सींचने के उद्देश्य से बांध बनाए जाते हैं, नदियों के अंदर बाढ़ आने से रोकने के लिए बच्चों बांध बनाए जाते हैं। तो उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। बांध बनाए क्यों जाते हैं? वो इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि किसी एक क्षेत्र में जब हम रहते हैं तो वहां 12 के 12 महीने एक जैसा मौसम नहीं रहता, लेकिन आदमी को जीना है तो 12 के 12 महीने जल की आवश्यकता पड़ेगी। और जब मानसून में बच्चों बारिश ज्यादा आती है, ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं गर्मियों में, नदियों के अंदर जल की मात्रा ज्यादा होती है, तो बच्चों उस समय हम नदियों के जल का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक जगह स्टोर कर लेते हैं ताकि भविष्य में आने वाली पानी की किल्लत का सामना हमें ना करना पड़े। इसलिए बच्चों बांध या बैराज का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है समझ में आई बात? तो ध्यान रखना है बच्चों, अनंगपाल जो द्वितीय है वो अलग है। अनंगपाल जो द्वितीय है वो 11वीं सदी के अंदर हुए हैं। तो यहाँ कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों के बीच कि अनंगपाल प्रथम, जब अनंगपाल प्रथम का नाम लिया जाएगा तो सदी कौन सी होगी? 8वीं सदी होगी। जब अनंगपाल द्वितीय का बच्चों जिक्र होगा तो याद रखेंगे उस समय 11वीं सदी का जिक्र होगा। कौन सी सदी का जिक्र होगा? 11वीं सदी का। ठीक है ना? हाँ, तो आपको ध्यान रखना है 8वीं सदी, क्योंकि अनंगपाल प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और अनंगपाल प्रथम ने ही मेरे बच्चों किसकी स्थापना की थी? दिल्ली की स्थापना की थी, डिलिका नाम से। और शासन चलाने के लिए अनंगपुर गांव को बच्चों क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। तो ये अनंगपुर गांव जो है अनंगपाल तोमर की क्या थी बच्चों? राजधानी थी। और यहीं पर वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के उद्देश्य से, वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए बच्चों इस डैम का निर्माण करवाया गया था। वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए इस बांध का निर्माण करवाया गया था। बच्चों हम बात करें तो ये बांध जो है ना, ये हरियाणा में एकमात्र ग्रेविटी बैन, हरियाणा में एकमात्र ग्रेविटी डैम है बच्चों। ये हरियाणा के अंदर एकमात्र कैसा डैम होगा? ग्रेविटी, जिसे हम क्या बोल देंगे? गुरुत्व बोल देंगे। और ग्रेविटी जो डैम होते हैं ना, ये हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के ऊपर आधारित होते हैं। तो ये कौन सी इंजीनियरिंग के ऊपर आधारित डैम है? हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के ऊपर आधारित है। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के ऊपर आधारित बांध है। ठीक है बच्चों, ग्रेविटी डैम क्या होता है, किसे हम ग्रेविटी डैम के रूप में पढ़ेंगे? देखिएगा, मान के चलिएगा यहां पर हमने पानी जो है बड़ी मात्रा में स्टोर कर रखा है। पानी को बड़ी मात्रा में गहराई में जब हम स्टोर करते जाएंगे, ठीक है, तो गहराई में जाता हुआ ये डैम जो है बच्चों, ये हम मान लेते हैं बांध की दीवार। ये क्या मान लेते हैं? जहां पर पानी स्टोर हमने कर रखा है ये उसकी दीवार है। और बच्चों ये उस डैम का क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। जब यहाँ पर गहराई के अंदर हमने पानी को स्टोर कर रखा है तो गहराई में ये पानी क्या करेगा बच्चों? इस दीवार के ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स अप्लाई करेगा, बल लगाएगा, और इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन ये दीवार तोड़ी नहीं जा सकती क्योंकि इसको स्लोप के आधार पर नीचे उतार दिया गया है। जब स्लोप के आधार पर नीचे उतार दिया गया है तो ये एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जिसकी बाहरी दीवारें आपको किस आकृति की नजर आएंगी?
ट्रायंगुलर शेप में नजर आएंगी, यानी कि त्रिभुजाकार आकृति में आपको बाहर की दीवारें दिखाई देंगी। और त्रिभुजाकार आकृति में जिस बांध की दीवारें आपको दिखाई दे जाएं, उन्हीं डैम को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटी डैम बोलेंगे। जो बच्चों क्या होते हैं? अधिक गहराई वाले बांध होते हैं। और जब गहराई ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है, पानी क्या लगाएगा? अपने आप को आजाद कराने के लिए दीवार को तोड़ने की कोशिश करेगा, दीवार के ऊपर बल लगाएगा, लेकिन दीवार का कुछ बिगड़ नहीं पाएगा, क्योंकि दीवार को हमने एक स्लोप के आधार पे नीचे उतार दिया है। और बाहर से बच्चों दीवार जो है ना, वो कैसी शेप में नजर आएगी? ट्रायंगुलर शेप में, त्रिभुजाकार आकृति में। क्योंकि जब गहराई में ज्यादा बल लगेगा दीवार के ऊपर, तो यहाँ दीवार की मोटाई क्या हो जाएगी? ज्यादा। जैसे जैसे बल कम होता जाएगा, दीवार की मोटाई क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। और ऊपर जाके जब फोर्स जीरो हो जाएगा, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। और बाहर से आपको जो इस बांध की दीवार है, वो कैसी नजर आएगी? ट्रायंगुलर शेप। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि बताइएगा भाई, हरियाणा का कौन सा बांध त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ है? तो आप लोग बताइएगा। सुमिता बोल रहा है कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है बांध? अरे साहब बता दो। भाई साहब, मैंने जब लिख ही नहीं रखा है तो इसका मतलब किसी नदी के ऊपर नहीं है। यहां मैंने क्या लिख रखा है? पानी, वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए, वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है सर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में ही तो बोलते हैं ग्रेविटी, इंग्लिश में इसको ट्रायंगुलर बोलते हैं। और डैम को मेरे भाई डैम ही बोलते हैं। अनंगपुर गांव का नाम है, ठीक है। सदी को सेंचुरी बोलते हैं। और क्या रह गया इसमें? हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग जो है, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग ही है, क्योंकि इंजीनियरिंग को हिंदी में अभियांत्रिकी कहा जाता है, इंजीनियरिंग तो है इंग्लिश का वर्ड। ठीक है। और जब मैं नदी का नाम नहीं पढ़ा रहा, तो तुम क्यों पढ़ने के लिए उत्सुक हो? तुम छोड़ दो ना उसको, है भाई। तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं भूलता नहीं हूं? भाई मैं नहीं भूलता हूं, ना टेंशन लिया करो। तुम्हें लगता है यार सर नदी का नाम भूल गए, है ना? तुम्हें लगता है, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता। तो जितना पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर फोकस करो तुम। तो हरियाणा में एकमात्र ग्रेविटी या गुरुत्व बांध है जो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के ऊपर आधारित बांध होगा। और इसकी आकृति कैसी बोलोगे? ट्रायंगुलर बोलोगे, त्रिभुजाकार आकृति में ये बना हुआ बांध है, चलेगा। बस यही बातें याद रखनी है, दो तीन। नेक्स्ट जो डैम है वो देखिएगा, उसका नाम है मेरे बच्चों, मैं एक सिविल इंजीनियर हूं, मुझे सब काम आता है, ये बहुत अच्छी बात है भाई। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि एक अच्छा सिविल इंजीनियर भी यहाँ ग्रुप सी की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो ये देश का दुर्भाग्य है, बच्चों का दुर्भाग्य नहीं है। क्योंकि यदि इंजीनियरिंग की वैल्यू नहीं समझेगी सरकार, तो फिर कैसे काम होगा? क्वेश्चन दोनों पेपर जो आएगा आपका बाइलिंगुअल आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा भाई। दूसरा जो बांध है वो पढ़ते हैं। दूसरे बांध का नाम है ताजेवाड़ा। ताजेवाड़ा बच्चों गांव का नाम है। अनंगपुर भी गांव का नाम था, ताजेवाड़ा भी गांव का नाम है। और ताजेवाड़ा जो बांध है, ये आपसे कोई पूछ ले कहाँ है, तो आपको बोलना है ताजेवाड़ा गांव के अंदर है सर ये। और ताजेवाड़ा गांव बच्चों कहाँ है? यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर के अंदर, ठीक है ना। और इस गांव को हम बोलते हैं क्या? इस गांव को हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा कहा जाता है। हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा मतलब छिपा हुआ स्वर्ग। छिपा हुआ स्वर्ग, ठीक है। हिडन पैराडाइज, हिडन पैराडाइज तो कौन से गांव को हिडन पैराडाइज कहा जाता है हरियाणा में? आप बोलेंगे ताजेवाड़ा गांव को छिपा हुआ स्वर्ग कहा जाता है। ताजेवाड़ा जो बांध है मेरे बच्चों, इसका निर्माण आपको ध्यान रखना है। बांध का जो निर्माण किया गया था वो 1973,
1973 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। 1973 तो नहीं, सॉरी, 1873 भाई। 1973 में तो कहाँ अंग्रेज थे, 1873 के अंदर। तो 1873 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा इसका निर्माण बच्चों करवाया गया था। ठीक है, 1873 में इसका निर्माण किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था। कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है ये बांध, यमुना नदी के ऊपर इसे बनाया गया था। क्योंकि यमुनानगर के अंदर कौन सी नदी है महत्वपूर्ण, यमुना नदी ही है। तो यमुना नदी के ऊपर निर्माण किया गया था बच्चों। ठीक है, इसका जो निर्माण किया गया था वो सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था। सिंचाई के उद्देश्य से। तो उद्देश्य भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसी बांध से बच्चों आगे चल के 6 साल के बाद 1879 के अंदर दो नहरें अंग्रेजों के द्वारा निकाली जाएंगी, जिसमें एक को हम बोलेंगे ईस्टर्न यमुना कैनाल और एक को बोलेंगे वेस्टर्न यमुना कैनाल। तो सिंचाई के उद्देश्य से, ठीक है। तो पर्पज जो था ना वो क्या था, इरिगेशन था। तो ध्यान रखेंगे, इस बांध को बनाए जाने के पीछे जो पर्पज था वो इरिगेशन था और सिंचाई के उद्देश्य से ही इसे बनाया गया था। ठीक है बच्चों, 1970 के आसपास जब बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 1970 में हरियाणा सरकार ने इसको बदलने की योजना बनाई थी बच्चों। क्योंकि डैम जो है ना काफी पुराना हो चुका था और दिन प्रतिदिन इसके टूटने का जो खतरा है ना वो बढ़ता जा रहा था। तो 1970 में बंसीलाल सरकार ने इस बांध को रिप्लेस करने की योजना बना ली थी और इसकी जगह कोई अन्य बांध हम बनाएंगे, ऐसा एक प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम करने वाले थे। तो 1970 में हरियाणा सरकार द्वारा इसे बदलने की योजना बनाई गई थी। बदलने की योजना बनाई गई थी बच्चों, ठीक है। लेकिन योजना योजना बनाई, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मेरे बच्चों मना कर दिया था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने बोल दिया था कि अभी हम बॉर्डर के साथ लगते एक क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होने देंगे, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर कोई भी चीज बनती है ना तो दोनों राज्यों की सहमति होना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए मेरे बच्चों 1970 में सरकार ने, जब बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो इस बांध की स्थिति को देखते हुए इसको बदलने की योजना बनाई। लेकिन सरकार की वो मंशा पूरी नहीं हो पाई, हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। तो ये ताजेवाड़ा बांध आपको ध्यान रखना है, सिर्फ 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो होगा वो होगा हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज बच्चों, हथनी कुंड जो बैराज है ना, ये यमुनानगर जिले में यमुना नदी के ऊपर ही बनाया गया है। यमुना नदी के ऊपर क्या है, बनाया गया है। इस हथनीकुंड बैराज को हम मछुआरों का स्वर्ग स्थान भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मछुआरों का स्वर्ग स्थान।
तो याद रखेंगे कौन सा बैराज मछुआरों का संरक्षण स्थान कहलाता है। और बैराज और बांध में अंतर कुछ नहीं होता, बस गेट ज्यादा होते हैं। और ये हथनीकुंड बैराज बच्चों इस ताजेवाड़ा बांध के बिल्कुल पास बनाया गया है। तो जो ताजेवाड़ा बांध बदलने की योजना 1970 में सरकार ने बनाई थी, आगे चल के मेरे बच्चों इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली और इस ताजेवाड़ा बांध को बदल दिया गया और बदलकर वहां एक बैराज बना दिया गया। उसी को हम क्या बोलते हैं? हथनीकुंड बैराज बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसका जो उद्घाटन है ना मेरे बच्चों, वो 1994 में किया गया था। इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री, उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो चौधरी भजन लाल थे। 1994 में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन हुआ करते थे? भजन लाल। और इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल के द्वारा वर्ष 1994 में बच्चों किया गया था। यहां तक बातें क्लियर हुई? बिल्कुल, बैराज के अंदर और नहर के अंदर जो पानी होता है या नदी के अंदर पानी होता है, उस पानी को हम क्यूसेक से मापते हैं। किससे मापते हैं? क्यूसेक से। क्योंकि जो बहता हुआ जल होगा, जिस जल के अंदर मूवमेंट होगी, तो उस जल को हम क्यूसेक से मापेंगे। किससे मापेंगे? क्यूसेक से। ठीक है, और क्यूसेक का मतलब होता है 28.317 लीटर पानी बह के जब आगे निकल जाएगा बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक क्यूसेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक क्यूसेक उसे हम बोलते हैं। एक बार फटाफट बताइएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बहुत जबरदस्त गर्मी मेरे बच्चों, है ना? मनदीप शिव दयाल बोल रहा है 1994 में गुरुजी बनना शुरू हुआ था, 1999 में बाकी तैयार हुआ था। बहुत बढ़िया भाई, मतलब सारी बातें तुम्हें पता है, मैं तो वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, है ना? अरे सारी बातें तुम्हें ऑलरेडी पता ही है, तो तुम क्यों पढ़ रहे हो हरियाणा जी के, जब तुम्हें इतना सब कुछ गलत पढ़ रखा है तो ध्यान रखेंगे बच्चों, इसका जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था ना, इसका निर्माण कार्य जो शुरू हुआ था वो बंसीलाल सरकार में शुरू हुआ था। और वो निर्माण कार्य शुरू हुआ था अक्टूबर का महीना था, 1996 का साल था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अक्टूबर 1996 के अंदर बच्चों इसका निर्माण कार्य क्या हुआ था? शुरू हुआ था। गर्मी बहुत है भाई, बिल्कुल साड़े पाड़ गर्मी हो रही है यार, है ना? गर्मी अच्छे वाली। सर कैमरा फोकस नहीं कर रहा, कैमरा जब आज इश्यू आया हुआ है दोस्त कैमरे में, इस शायद इसको भी गर्मी मार गई है बच्चों। ठीक है, तो इसको भी मैं नहला के लेके आऊंगा ना किसी वाटर पार्क में, इसको भी लेके जाता हूँ आज। तो इसका निर्माण कार्य बच्चों जो पूरा हुआ था, वो इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था जून 1999 के अंदर।
इसका निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था? जून 1999 के अंदर। ठीक है, पीडीएफ ब्लर नहीं होगी, पीडीएफ तो तुम्हें ऐसी कैसे मिल जाएगी, आज आज की इशू है, कल तक तो हो ही जाएगा। ठीक, ठीक है। अब क्लास बंद करना भी सही काम नहीं है, क्योंकि 2 दिन के बाद तो वैसे क्लास हो रही है। बच्चों हम बात करें तो इस बांध में जो सबसे पहले पानी छोड़ा गया था ना, वो 2002। तो इस बांध में सबसे पहले पानी वर्ष 2002 में छोड़ा गया था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइएगा हथनीकुंड बैराज ने काम करना कौन से साल शुरू किया था। अब बांध है तो बांध का काम क्या होगा, उसमें पानी होना, तो पानी सबसे पहले कब छोड़ा गया था? वर्ष 2002 के अंदर। ठीक है, तो बच्चों 4 क्वेश्चन यहां से बनेंगे कि भाई निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था, तो बोलोगे अक्टूबर 1996। कब ये बनकर तैयार हुआ था, तो बोलोगे जून 1999, जून 1999। इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो आप बोलेंगे 1994। इसको बदलने, ताजेवाला बांध को बदलने की जो योजना है वो कब शुरू हुई थी? 1970 के अंदर। ताजेवाला बांध बना कब था? 1873। सबसे पहले हथनी कुंड के अंदर पानी कब छोड़ा गया था? 2002 के अंदर। ठीक है ना गुरुजी? 2002 आएगा या 2003 आएगा? भाई 2002 लिख रखा, देखो मोटी मोटी आंखों से देखो तुम, मोटी मोटी आंखों से देखो तुम, क्या लिख रखा है मैंने? 2 लिख रखा है, 3 नहीं लिख रखा। चलेगा। अब हम बात करते हैं बच्चों, इस बांध के पास ही एक जलाशय बनाया गया है। इस बांध के पास 31 प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक जलाशय भी बनाया गया है। बच्चों जलाशय का मतलब होता है एक तरीके से झील ही बोल दो तुम। ठीक है, एक जलाशय भी 31 प्रकार की प्रजातियों को संरक्षण देने के लिए बनाया गया है। बच्चों आपसे पूछा जाए कि ये जो बांध है ये हरियाणा के कौन से विभाग के अंतर्गत आता है, तो बच्चों हरियाणा सिंचाई विभाग, हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधीन ये बांध काम करता है। तो सीधी सी बात है, सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया है तो इरिगेशन डिपार्टमेंट ही जिम्मेदारी लेगा। तो हरियाणा सिंचाई विभाग के अंतर्गत यह बांध बच्चों काम करता है। ठीक है, सबसे पहले ग्राम पंचायत के चुनाव किसके सरकार में हुए थे जी? भाई भजनलाल की टेम हुए थे। ठीक है, हाँ। और पंचायत वाले क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? जब नदी की बात कर रहा है तो नदी में धक्का देने का मन कर रहा है मेरा तेरे को। जब मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें नदियां, तो पंचायत चुनाव क्यों कर रहा है? तू क्वेश्चन पूछ रहा है क्या बस मेरे से, या इम्तिहान ले रहा है? अरे, तो जब तेरे को बोला है कि भाई नदी चल रही है तो नदी से संबंधित क्वेश्चन पूछ तू। मतलब तुम लोगों ने बैच पढ़ने के लिए लिया है या तुमने मेरा इम्तिहान लेने के लिए लिया है कि भाई पूछते हैं सर से? और जब तेरे दिमाग में चुनाव चल रहे हैं तो इसका मतलब नदी जो है वो तू अगली क्लास में पूछेगा, क्योंकि दिमाग तो एक समय एक ही जगह काम करेगा ना। अगला जो बांध है वो हम पढ़ेंगे, उसका नाम होगा मेरे बच्चों
चैक बांध, चैक बांध, चैक बांध या पथराला बांध। चैक बांध या पथराला बांध। आपसे पूछे कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है तो आप बोलेंगे सोंब नदी के ऊपर। नदी कौन सी हो जाएगी? सोंब नदी। और बच्चों जिला कौन सा हो जाएगा? यमुनानगर। यमुनानगर, ठीक है। याद रखेंगे कि जो चैक बांध है इसका निर्माण हुआ था कब? 1875-76 के अंदर। चैक बांध के बाद मेरे भाई याद रखेंगे तीसरा जो बांध है, तीसरे के बाद चौथा जो बांध है उसका नाम है लाल टोपी बांध। लाल टोपी बांध जो है मेरे भाई ये है यमुना नदी के ऊपर। जिला होगा यमुनानगर, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है खिलान वाला खोल। खिलान वाला खोल नदी होगी बच्चों यमुना नदी। और आपसे पूछे जिला कौन सा होगा? यमुनानगर, ठीक है। और खोल का निर्माण जो किया गया है वो जगाधरी तहसील में सिंचाई के उद्देश्य से। इसका निर्माण अभी किया नहीं गया है बल्कि इसका निर्माण किया जाना है। तो इस खोल का निर्माण किए जाने के पीछे भी उद्देश्य क्या है? सिंचाई करना। तो सिंचाई उद्देश्य हेतु इसका निर्माण किया गया है बच्चों, ठीक है ना। याद रखेंगे खोल का मतलब भी क्या होता है। हाँ मेरे को पता है भाई, ये जो बच्चे हैं ना ये नई नई किताब खरीद के लेके आते हैं मार्केट में, सामने खोल के क्लास देखते हैं और जो पेज खोल रखा वही मेरे से पूछना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन भोले भाले बालकों को मैं बता देता हूँ कि जो किताब तुम्हारे हाथों में आती है मेरे हाथों में बहुत पहले आ चुकी होती है, ठीक है। तो तुम चुपचाप पढ़ते रहा करो। जो भी किताब तुम्हारे पास है, ये जितने भी नोट्स मैं तुम्हारे बनवा रहा हूँ हर किताब तुम्हारे नोट्स से नीचे होगी, ये दावे से बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। या मेरे बच्चों जो नौकरी लगा हो ना तुम्हारे गांव के अंदर वो अच्छे से बता देगा। एक बार उस नौकरी लगे आदमी को ये नोट्स तुम पढ़ाना, ठीक है। तो वो बता देगा कि भाई नोट्स की वैल्यू क्या है। हरियाणा के अंदर कोई ऐसी किताब ही नहीं है जिसके अंदर आपको इतनी डिटेल से हरियाणा जी के पढ़ने को मिले, ठीक है। तो बस तुम चुपचाप पढ़ते रहा करो। जितने भी नए बच्चे हैं आप पढ़ते रहो। जिस दिन अपना पूरा होगा ना सिलेबस उस दिन तुम्हारे 2-3 रजिस्टर मेरे बच्चों भर चुके होंगे। और खुद के हाथों से जब तुम 2-3 रजिस्टर लिख दोगे तो कोई भी सब्जेक्ट जो होगा ना वो मुश्किल कभी बनेगा ही नहीं, वो हमेशा आसान ही कहलाएगा। तो तुम अपने हाथों से बच्चों हरियाणा का ग्रंथ लिखने जा रहे हो, ग्रंथ ही बनेगा ये, ठीक है। नोट्स नहीं होंगे, ये ग्रंथ होगा। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जल बेहरा बैराज। जल बेहरा जो बैराज है ये कौन सी नदी पर? मारकंडा नदी पर। और मारकंडा नदी के ऊपर बच्चों ये कहां पर? कुरुक्षेत्र में, ठीक है, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। बच्चों एक और बांध बनाया जाना है छोटा सा, आदि बद्री बांध। आदि बद्री बांध, ठीक है। आदि बद्री जो बांध होगा मेरे बच्चे ये आपका सरस्वती नदी के ऊपर,
तो सरस्वती नदी की दोबारा से जो खुदाई की जा रही है, उसको ढूंढा जा रहा है, उसी के ऊपर एक बांध जो है बनाए जाने का भी प्रस्ताव है, उसको आदि बद्री बोलेंगे। और आदि बद्री नाम की जगह जहां सरस्वती नदी हरियाणा में प्रवेश कर रही थी, ये कौन से जिले में है गुरुजी? यमुनानगर में। तो आदि बद्री बांध भी यमुनानगर में होगा। इसके बाद मेरे भाई नेक्स्ट जो डैम आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है कौशल्या बांध। कौन सा बांध? कौशल्या बांध। और कौशल्या बांध जो है बच्चों, ये कौशल्या घग्गर नदी के ऊपर है। जहां कौशल्या और घग्गर नदी आके आपस में मिलती है, उस जगह के ऊपर ये बांध बनाया गया है कौशल्या। और ये नदी आके मिलती है बच्चों घग्गर के अंदर पिंजौर में। और पिंजौर है पंचकुला जिले का हिस्सा। ठीक है, पिंजौर किसका हिस्सा है? पंचकुला जिले का हिस्सा है। यदि हम बात करें तो ये कौशल्या बांध जो है, इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सरकार में बच्चों 2008 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। निर्माण कार्य जो शुरू हुआ था वो वर्ष 2008। और निर्माण कार्य जो पूरा हुआ था वो बच्चों वर्ष 2012 के अंदर। बनाया क्यों गया था ये? चंडीगढ़ और पंचकुला में पीने का पानी उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से। पीने का पानी यानी कि पेयजल, सुविधा हेतु मेरे बच्चों कौशल्या बांध का निर्माण करवाया गया था। पंचकुला जिले के अंदर ये क्या है आपका? बना हुआ है। कौशल्या बांध के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है ओट्टू बांध। ओट्टू बांध जो है बच्चों, ये घग्गर हकरा नदी के ऊपर बना हुआ है। और जिला पूछेगा तो जिला आप बता दोगे, सिरसा जिले के अंदर ये बना हुआ है। बच्चों अंग्रेजों ने इस बांध को जो बनाया था वो 1896 में बनाया था। अठारह सौ छियानवे के अंदर इस बांध का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। ठीक है। ओट्टू बांध को बच्चों यदि हम बात करें, वीरराज बांध के नाम से भी जाना जाता था। तो लोगों ने इसे क्या बोला है? एक तो वीरराज बांध बोला है। ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों इस बांध को दनूर झील के नाम से भी जाना जाता था। कौन सी झील? दनूर झील। तो आपसे कोई पूछ लेना कि दनूर झील कहाँ है, तुम बोलोगे सिरसा में, क्योंकि ओट्टू बांध को ही दनूर झील कहा जाता है। ठीक है ना। यहां तक बातें क्लियर हुई? तो वीराज बांध व दनूर झील के नाम से इसे जाना जाता था। मेरे बच्चों हम बात करेंगे तो इस बांध के पास पर्यटकों के लिए 2002 में एक परिसर बनाया गया, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाया गया, और उसका नाम रखा गया चौधरी देवीलाल पर्यटक परिसर। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन से बांध के ऊपर चौधरी देवीलाल पर्यटक परिसर बना हुआ है? तो पर्यटकों हेतु यहां वर्ष 2002 में
चौधरी देवीलाल बच्चों पर्यटक परिसर की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो जब यहां पर इस बांध को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आने स्टार्ट हुए, तो बच्चों इसके पास ही बैठकर वो पर्यटक जो है कुछ समय बिता सके, एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ बनाया गया। और सिरसा जिले से ही आते हैं चौधरी देवीलाल, तो उनके नाम पर वर्ष 2002 में, क्योंकि वर्ष 2001 में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनके नाम से बहुत सारी चीज़ें यहाँ स्थापित हुई। तो बच्चों उनमें 2002 के अंदर उनके नाम पर एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जो स्थापित किया गया था, वो ओट्टू गांव के अंदर ओट्टू बांध के ठीक समीप सिरसा जिले के अंदर, जहां से गग्गर हकरा नदी भी गुजरती है, वहां स्थापित किया गया था। यहां तक बातें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। चलेगा, ओट्टू बांध के बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो बांध है मेरे भाई, वो कौन सा होगा? वो होगा मसाणी बांध। मसाणी बांध, और मसाणी हमने गांव पढ़ा था ना, जहां से साहिबी नदी स्पष्ट मार्ग प्राप्त करती थी। और बच्चों साहिबी नदी जब स्पष्ट मार्ग प्राप्त करती है, तो ये बांध भी कौन सी नदी के ऊपर बना होगा? साहिबी नदी के ऊपर, जिसका मैंने दूसरा नाम जगदादरी नदी भी आज आपको बताया। तो मसाणी बांध जो है ये साहिबी नदी के ऊपर है। और जिला कौन सा होगा भाई? मसाणी जो गांव है ये रेवाड़ी जिले का गांव है। ठीक है, हम बात करें तो ये बांध बनाए जाने के पीछे जो उद्देश्य था ना, वो क्या था? दक्षिण हरियाणा को पीने का पानी उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से बच्चों ये बांध बनाया गया था। दक्षिण हरियाणा को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से। पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से। बच्चों क्या है, इसका निर्माण किया गया था। हम बात करेंगे तो इसका निर्माण कार्य जो शुरू हुआ था, बच्चों वो वर्ष 1979 के अंदर। और इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था किसके सहयोग से? उस समय जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्होंने मेरे बच्चों ये चिंता व्यक्त की थी कि भाई दक्षिण हरियाणा जो है ना वो सूखा रहता है, और यदि इसी तरीके से सूखा रहा तो यहाँ पर पीने का पानी भी आगे भविष्य में नहीं होगा, तो भविष्य में पीने के पानी की किल्लत का सामना तो यहाँ के लोगों को ना करना पड़े। तो इसलिए बच्चों तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे ना 1979 के अंदर, मोरारजी देसाई, उनके प्रयासों से बच्चों ये बनना शुरू हुआ था। उनके प्रयासों से ये क्या है, बनना शुरू हुआ था। लेकिन बनने में इसको जो टाइम लगा वो लगभग 10 साल लगे बच्चों। तो निर्माण कार्य जो पूरा हुआ वो 1989, 1989, 1989 के अंदर। ठीक है, 1989 के अंदर। यहां तक बातें क्लियर हुई? तो मेरे बच्चों आज के लिए इतना सा ही, बाकी हम मिलेंगे कल की क्लास में। और कल नहीं तो परसों जो है आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें इस टॉपिक के अंदर एक तो हरियाणा में जो नाले बहते हैं, ड्रेन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ड्रेन यानी नाले, तो नाले या ड्रेन वो हम कल पढ़ेंगे। फिर बच्चों हम झील पढ़ेंगे, लेक्स पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे अपना जो सिंचाई तंत्र होगा, नहरें जो होंगी वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही, बाकी हम मिलेंगे कल की क्लास में।